हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें टोटल 4 वीडियोस आएंगे और हम लोग टोटल 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर बार-बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। इसलिए आई थिंक इन इन सारे इडियम्स को तो एक बार देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सीरीज में हम लोग सीक्वेंस फॉलो करेंगे ब्लैक बुक का और एक चीज़ और याद रखना कि हम लोग सारे इडियम्स को डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि सभी इडियम को डिटेल में देखने की ज़रूरत एक्चुअली होती नहीं है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि समझाने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा ज़्यादा इलैबोरेट कर दूँगा, उसका ओरिजिन समझा दूँगा और उसके 1-2 एग्ज़ाम्पल्स बता दूँगा। और बाकी जो ईज़ी वाले इडियम्स होते हैं, जो कि देख के ही समझ आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देकर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है बीट अराउंड द बुश और बीट अराउंड बुश का मतलब होता है घुमा-फिरा कर बात करना या फिर मुद्दे को जान करके टालना, अवॉइड करना, इधर-उधर की बातें करना, बातों को गोल-मटोल करके बोलना। सो दैट आप मेन इशू को आपको एड्रेस ना करना पड़े, मेन मुद्दे के बारे में डिस्कस ना करना पड़े। ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट ऑब्वियसली हम लोग किसी बड़े सिचुएशन में नहीं फँसना चाहते हैं या फिर हम लोग किसी को आंसरेबिलिटी नहीं देना चाहते हैं, राइट? तो एग्ज़ाम्पल इसको देखते हैं पहले। डोंट बीट अराउंड द बुश, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जैसे हम लोग पेरेंट्स से कुछ बात करने जाते हैं ना, कुछ मस्का लगाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, इधर-उधर की बातें मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ, क्या काम है वो बताओ। तो बस यही हो गया। वैसे ही व्हेन ही डज़ नॉट नो द आंसर ही ऑलवेज़ बीट्स अराउंड द बुश। अक्सर होता है ना एग्ज़ाम्स में हमें जब आंसर पता नहीं रहता तो हम लोग क्या करके आते हैं, इधर-उधर की बातें करके आते हैं, एक ही चीज़ को घुमा-घुमा कर लिख कर आ जाते हैं ना पेपर में। तो बस यही है, इधर-उधर की बातें करना और घुमा-फिरा कर बोलना। अच्छा, इसका ओरिजिन जान लोगे ना तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो क्या होता है ना, कुछ लोग शिकार पर जाते हैं 2-3 लोग, तो उन लोग अपने साथ अपने चेलों को भी लेके चले जाते हैं, अपने जूनियर्स को भी लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग जाओ और बुश को हिलाना जान करके। हिलाने से क्या होगा, वहाँ पे जो बर्ड्स है ना, वो उससे निकलेगी और फिर उसको हम लोग शिकार कर लेंगे ईज़िली। तो भाई इसके चेले थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं। उन लोग बोलते हैं कि अच्छा भैया एक बात बताइए, आप इतना लंबा प्रोसीजर कर रहे हैं, उससे अच्छा है ना सीधे जो बर्ड दिख रही है उसको मारो ना, बैठी हुई दिख रही है तो बैठे हुए को मार दो। तो आप इतना क्या बात को बढ़ाना, इतना क्या घुमा-फिरा कर करना कि पहले बुश हिलाएँगे, फिर वो उड़ेगी, फिर मारेंगे। भाई डायरेक्टली मारो, डायरेक्टली उसको शिकार करो, ओके? तो ये रहा घुमा-फिरा कर बातें करना या फिर मुद्दे की बात को टालना। बोल रहे हैं ना, गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आओ, ये होता है। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन्स और स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज़ खोल देना या भेद बता देना, स्पेशली जब आपको नहीं बताना था, आपको चुप करके रहना था, लेकिन आप अगर उसको डिस्क्लोज़ कर दोगे, सबके सामने बता दोगे, तो आप उसको स्पिल द बीन्स कर रहे हो। ओरिजिन समझेंगे? पहले एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। टू रिवील द सीक्रेट या फिर डिस्क्लोज़ इन्फॉर्मेशन दैट वाज़ मेंट टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, जो आपको छुपा करके रखना था, सीक्रेट बना करके रखना था, उसको अगर आप रिवील कर दोगे, तो स्पिल द बीन्स कर रहे होते हो। तो देखो बीन्स तो आप जानते होंगे, ये ऐसे फली के बीजों को हम लोग बीन्स बोलते हैं, ठीक है? और उसको स्पिल क्या कर देते हैं, देखो ग्रीक टाइम में, ग्रीक सिविलाइजेशन में क्या होता है ना, इलेक्शन जब किया जाता था, तो 2 कैंडिडेट्स के सामने 2 बड़े-बड़े ऐसे करके मटके रख दिए जाते थे और वोटर्स क्या करते थे, जो वोट देने वाले, वो बीन्स को डालते थे जिसके भी पास उनको वोट देना है, तो उसके बॉक्स में जाके, उसके मटके में जाकर के वो बीन्स को भर देते थे। और अगर इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर गलती से कोई आदमी एक्सीडेंटली उस बॉक्स को गिरा दे, तो क्या होगा? उसका सीक्रेट रिवील हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा ना कि कौन इलेक्शन जीत रहा है, किसके पास ज़्यादा वोट है, किसके पास कम वोट है। तो बस ये होता है स्पिल द बीन्स, एक्सीडेंटली गलती से अगर आप कोई राज़ खोल देते हो तो आप स्पिल द बीन्स करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रवि स्पिल्ड द बीन्स बाय टेलिंग एवरीवन अबाउट द सरप्राइज़ पार्टी। रवि ने क्या किया? सबको सरप्राइज़ पार्टी के बारे में बता कर के स्पिल द बीन्स कर दिया, राज़ खोल दिया, भेद बता दिया। वैसे ही आई ट्रस्टेड यू बट यू स्पिल्ड द बीन्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैं तो तुम पे बहुत विश्वास करता था, लेकिन तुमने क्या किया? सबके सामने आके ये राज़ खोल दिया और मेरा ट्रस्ट को तोड़ दिया। नेक्स्ट इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि अगर कोई चीज़ आपको एक आर्म देकर और एक लेग देकर खरीदना पड़ जाए, तो बहुत महँगा पड़ेगा, राइट? एक आर्म भी देना पड़ गया और एक लेग देना पड़ गया और फिर नकली लेग लगा के घूम रहा है। यानी कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा महँगा पड़ना, जिसके लिए आपको अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ जाए, वो होता है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई आईफ़ोन कैसे खरीदे हो? किडनी बेच के खरीदे हो क्या? तो बस वही हो गया। मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़, इसके लिए आपको अपना बॉडी पार्ट तक बेचना पड़ जाए। एग्ज़ाम्पल, दिस आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग बट इट वाज़ वर्थ इट। ये जो आईफ़ोन प्रो मैक्स है ना, मुझे बहुत महँगा पड़ा, लेकिन ये उस लायक भी है। वैसे ही दे वांटेड टू गो टू स्विट्ज़रलैंड फॉर द हनीमून बट इट वुड हैव कॉस्ट देम एन आर्म एंड लेग। वो लोग हनीमून के लिए तो स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ही महँगा पड़ता उनको। ओके? तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको बहुत महँगा पड़े, आपको बॉडी पार्ट्स बेचना पड़ जाए उसके लिए। जैसे कि सोल्जर को वॉर के समय में अपने हाथ और पैर गँवाने पड़ गए, तो इसके लिए वो वॉर कैसा पड़ा? बहुत महँगा पड़ा। ये थी उसकी ओरिजिन।
नेक्स्ट ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून। और वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार कोई चीज होने वाला, बहुत रेयरली होने वाला। जैसे ब्लू कलर का चांद बहुत ही रेयर फिनोमिना है, बहुत ही कम देखा जाता है। तो जो चीज बहुत कभी कभार देखा जाता है उसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। और उसके लिए ईडियम है हिंदी में, वो है ईद का चांद। ईद का चांद यानी कि जो कि बहुत कभी कभार देखा जाए। ओके, वेरी रेयर, बहुत ही कभी कभार दिखने वाला। और वैसे ही समथिंग दैट डज नॉट हैपन ऑफन, जो अक्सर नहीं होता है, ये होता है ईद का चांद। सेंटेंस इसमें हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। और फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपने परिणामों का सामना करना, अपनी ही गलती की सजा भुगतना या फिर जिम्मेदारी उठाना। जैसे इसको अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ रही है, यह है फेस द म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक तो अच्छा शब्द है, इससे हम लोग को अपनी गलती का क्या है, इससे रिलेशन हो गया, राइट? तो देखो क्या होता है ना कि एक फालतू सिंगर जाके गलती से स्टेज में खड़ा हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए अब बेचारे पीछे ऑर्केस्ट्रा वाले जितने भी हैं, म्यूजिशियंस जितने भी हैं, वो लोग क्या करेंगे, म्यूजिक बढ़ा देंगे कि भाई उसका आवाज दब जाए और एनी हाउ हमारा शो हमारा कंप्लीट हो जाए। एक तरफ से इसका म्यूजिक बढ़ गया, ऊपर से सामने लोग जो हैं वो लोग गाली गलौज कर रहे हैं और इसके ऊपर टमाटर फेंक रहे हैं और चीजें फेंक रहे हैं। तो इधर से इन लोग गालियों की म्यूजिक दे दिए, तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच में फंस गया। इधर उसे अच्छी म्यूजिक सुननी है, सामने से बुरी म्यूजिक सुननी है, और इसको दोनों का सामना करना है, वहां से निकल नहीं सकता है। तो ये हो गया अपने परिणामों का सामना करना या फिर अपनी गलती की सजा को भुगतना या फिर जिम्मेदारी उठाना, ये है फेस द म्यूजिक। टू कन्फ्रंट यानी कि सामना करना, द कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि रिजल्ट, फल ऑफ हिज एक्शंस, अपने ही एक्शंस का रिजल्ट फेस करना। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम सो नाउ ही हैज टू फेस द म्यूजिक फॉर द पुअर रिजल्ट। एग्जाम में तो पढ़ा ही नहीं किया, अब उसको फेस द म्यूजिक करना पड़ेगा, अपना रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही when the police caught them riding a bike without helmets they had to face the music and pay heavy fine। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए, तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब उसको तो अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। और नेक्स्ट ईडियम है अंडर द वेदर, यानी कि मौसम के अंडर में आप आ जाओ, मौसम का आपके ऊपर असर हो जाए, सूरज और कभी बादल और कभी तेज हवा, तो उसके कारण क्या होगा, आपको शरद गर्म हो जाएगी ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बीमार महसूस करने लगोगे। ओके, तो व्हेन यू आर अंडर द वेदर यू आर बीमार, एक्चुअली आप बीमार महसूस कर रहे हो, अनवेल और सिक महसूस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गो टू द कॉलेज टुडे बिकॉज आई वाज फीलिंग अंडर द वेदर। मैं बीमार था इसलिए मैं कॉलेज नहीं गया। वैसे ही शी लुक्ड अ बिट अंडर द वेदर सो ही वी टोल्ड हर टू टेक रेस्ट। वो थोड़ी बीमार लग रही थी इसलिए हमने सजेशन दिया कि तुम रेस्ट कर लो। ओके, नेक्स्ट ईडियम है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और बोल्ट और ब्लू को जान लो। बोल्ट का मतलब होता है बिजली, ये जो बिजली गिर रही है, और ब्लू का मतलब होता है स्काई। तो स्काई से बिजली कैसे गिरती है, बिना बताए गिरती है, अचानक से गिरती है। अचानक होने वाला हादसा को हम लोग बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलते हैं। तो जो चीज आपको शॉक कर दे, एकदम इमीडिएटली आपको सेटबैक दे दे, आपको झटका दे दे कि भाई ये कैसे हो गया, अचानक से कैसे हो गया, तो वो होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। फॉर एग्जाम्पल, रेजिग्नेशन ऑफ विराट कोहली was a bolt from the blue for the entire team India and also the Indian fans, राइट? ये एग्जाम्पल मैं बदल दिया अपने साइड से। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या होता है, जो चीज आपको झटका दे दे, शॉक कर दे। वैसे ही अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट यूजुअली अनप्लेजेंट, जो कि अक्सर अप्रिय जो इवेंट्स होते हैं वो आपको झटका दे देते हैं, राइट? तो वो होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कोई अच्छी चीज के लिए इसको मत बोलना। वैसे ही द न्यूज ऑफ देयर डिवोर्स केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उनकी तलाक की खबर हमारे लिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू के जैसा निकला। ओके, नेक्स्ट इडियम है बरी द हैचेट। और बरी का मतलब होता है गाड़ देना, और हैचेट का मतलब होता है ये कुल्हाड़ी, इसे हम लोग हैचेट बोलते हैं। तो देखो क्या होता है ना, पहले सेंट्रल अमेरिकन ट्राइब्स में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो जब उनके बड़े बुजुर्ग ने फैसला लिया कि अब हम लोग उसको खत्म करते हैं, लड़ाई का खत्म करते हैं, और अब नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। तो एक जेस्चर के तौर पे उन्होंने कुल्हाड़ी को, दोनों अपने अपने साइड से अपने अपने कुल्हाड़ी को वो लोग गाड़ देते हैं कि भाई ये हमारा शांति प्रस्ताव है, आज हम लोग शांति स्थापित कर रहे हैं और अपने हथियार डाल दे रहे हैं, अब हम लोग प्यार से रहेंगे। तो ये होता है बरी द हैचेट, यानी कि हथियार डाल देना, शांति स्थापित करना और एक नए रिश्ते की शुरुआत करना, वो होता है बरी द हैचेट। टू मेक पीस और एंड अ कन्फ्लिक्ट, मतलब कि अब शांति स्थापित कर रहे हैं और कन्फ्लिक्ट जो है, झगड़ा है, उसको खत्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ईयर्स ऑफ आर्ग्यूइंग दे फाइनली डिसाइडेड टू बरी द हैचेट एंड स्टार्ट अफ्रेश। इतने सालों तक झगड़े करने के बाद उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब हम लोग एक नया शुरुआत करते हैं। जैसे कि सलमान खान और एसआरके आपस में दोस्ती की शुरुआत किए थे दोबारा। वैसे ही द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू बरी द हैचेट आफ्टर लॉन्ग फाइट ओवर सिली मिसअंडरस्टैंडिंग। तो दोनों फ्रेंड्स ने क्या फैसला लिया कि जितना भी झगड़ा होना था हो गया भाई, अब हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं, राइट? ये होता है नई शुरुआत करना। नेक्स्ट ईडियम है वाइल्ड गूस चेज, यानी कि एक जंगली गूस यानी बतख को अगर आप पकड़ने जाओगे तो क्या होगा, यूजलेस रहेगा, आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे, वो बहुत ही तेज भागता है, बल्कि आपको इस बच्चे के जैसे दौड़ा दौड़ा कर खुद मार देगा। ओके, तो अ फुलिश एंड अ होपलेस परस्यूट ऑफ समथिंग ऑन अनअटेनेबल, मतलब कोई ऐसी चीज की इच्छा करना, ऐसी चीज की कोशिश करना जो कि फुलिश है, उसे करना बेकार है क्योंकि आप उसको पूरा नहीं कर सकते हो।
ठीक है, तो अनअटेनेबल चीज है, इसलिए आप उसको पूरा नहीं कर सकते हो, तो उसको करना बेकार है। ओके, तो ये है वाइल्ड गूस चीज। फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग फॉर दैट ओल्ड कॉमिक बुक इन दिस मेस इज वाइल्ड गूस चेज। मतलब एक कोई रूम है, उसमें पूरे उथल पुथल किया हुआ है, और उस बीच में किसी को एक ओल्ड कॉमिक्स बुक खोजना है, तो भाई वो वाइल्ड गूस चेज है, उसको मिलना एकदम असंभव है। वैसे ही he went on a wild goose chase trying to find the secret beach mentioned। मतलब वो ऑनलाइन कोई बीच देख लिया और बोला कि मैं तो आज वहीं पे जाके फोटो खिंचाऊंगा, तो एक वाइल्ड गूस चेज है भाई, उसको मिलना, उसको खोजना इतना आसान नहीं है। ओके, नेक्स्ट इडियम है एट 11th आवर। और एट 11th आवर का मतलब होता है आखिरी समय में, एकदम आखिरी क्षण में, या फिर एकदम समय रहते हुए जस्ट ऑन टाइम कोई चीज को पूरा करना। बस 12 बजने ही वाला है, 11:59 हो रहा है, बस 1 मिनट के अंतराल में कोई चीज करते हो, हड़बड़ी में कोई चीज करते हो, तो वो होता है टू डू समथिंग एट 11th आवर। आखिरी समय में या फिर अंतिम क्षण में कोई चीज को करना, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। जैसे कि दे सबमिटेड द प्रोजेक्ट एट द 11th आवर। उन्होंने प्रोजेक्ट कब जमा किया? 11th आवर में, एकदम आखिरी समय में। इसको ना 11 बजे मत समझना कि 11 बजे कंप्लीट किया। 11 तो बस उसको यूज कर एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि 11 बज के कुछ मिनट्स होते हैं ना, तब 12 बज जाता है, एक नई दिन आ जाती है, बस इसीलिए इसमें हम लोग 11th आवर बोल रहे हैं। चाहते तो 7th आवर 4th आवर भी बोल सकते थे, लेकिन 11th का सिग्निफिकेंस ऐसा है। द डिसीजन टू कैंसिल द ट्रिप केम एट द 11th आवर। ट्रिप को कैंसिल करने का डिसीजन कब लिया गया? एकदम आखिरी समय में। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला, बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना, टाल मटोल करना। स्पिल द बीन्स, राज खोल देना। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, बहुत महंगा पड़ना। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। फेस द म्यूजिक, अपनी गलतियों का सामना करना। वैसे अंडर द वेदर, बीमार होना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडनली कोई चीज हो जाए, अचानक से हो जाए, अनएक्सपेक्टेड हो और अप्रिय हो। वैसे बरी द हैचेट, दुश्मनी खत्म करना और नई दोस्ती की शुरुआत करना। वाइल्ड गुस चेज यानी कि व्यर्थ का कोई एफर्ट लगाना, और 11th आवर का मतलब होता है आखिरी समय पे कोई चीज करना। नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, और ट्रम्पेट इस बाजे को हम लोग बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति होता है ना जो सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं, हर जगह अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं, शो ऑफ करते हैं, बोस्ट करते हैं, और बहुत ही ज्यादा अपने बारे में प्रशंसा करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दे अपनी ही ट्रम्पेट बजा रहे होते हैं, हर जगह अपनी ही तारीफ कर रहे होते हैं। टू बोस्ट और ब्रैग अबाउट वंस ओन अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स, अपने हासिल किए हुए चीजों के बारे में सिर्फ ये सब शो ऑफ करते रहते हैं। तो ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट अबाउट हाउ ग्रेट ही इज एट कोडिंग। हमेशा सिर्फ बोलते रहता है कि मैं कोडिंग में तो एक्सपर्ट हुई हूँ, वो हूँ। वैसे ही नोबडी लाइक्स समवन हु कॉन्स्टेंटली ब्लोज देयर ओन ट्रम्पेट। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है जो सिर्फ अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, राइट? चलो नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। और ब्रेक द आइस का मतलब होता है कोई चीज नई शुरुआत करना, स्पेशली रिश्ते की, कोई बात की, कोई कॉन्वर्सेशन की, या फिर माहौल को सहज बनाना, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। ओके, मतलब कि कोई नई चीज शुरुआत करना। इसका इसका इडियम का ना मतलब बताता हूँ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। जी, पहले ना ये सब बड़े बड़े शिप्स जाते थे, बड़े बड़े शिप्स ट्रेड के लिए जाया करते थे ठंडे प्रदेशों में। लेकिन क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में बर्फ जम जाएगा तो इनकी बोट रुक जाती थी, तो उसके कारण क्या होता है, ट्रेड भी रुक जाता था। तो लोग क्या करते थे, उसके अंदर छोटे छोटे जो वर्कर्स होते थे, वो लोग बोट से उतर के, अपने छोटे छोटे बोट से उतरते थे, और आइस को जान करके आइस की सीली को तोड़ तोड़ के पिघला देते थे, सो दैट अगर वो पिघल जाए तो जाने का रास्ता बन जाए। तो उनकी उससे क्या होता है, इनका ट्रेड रेज्यूम हो जाता था, जो चीज बाधा उत्पन्न कर रहा था वो चीज खत्म हो जाता था, राइट? तो बर्फ पिघलाना, कोई नई शुरुआत करना, इसी से इसका इनिशिएशन हो गया, यही इसका ओरिजिन है। टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, एक नई कॉन्वर्सेशन यानी कि एक बातचीत स्टार्ट करना। क्योंकि क्या होता है ना, पुराने लोगों के बीच में एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहता है, वो लोग आपस में बात नहीं करना चाहते हैं, और उसी बीच में अगर कोई ऐसा इंसान है जो सबके बीच में बात करा दे, तो वो क्या कर रहा है, वो ब्रेक द आइस कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल, एट द पार्टी ही टोल्ड अ फनी जोक टू ब्रेक द आइस एंड गेट एवरीवन टॉकिंग। वो पार्टी में एक फनी जोक बोला जान करके, ताकि सभी लोग का एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए और सब कंफर्टेबल फील करने लग जाए। और वैसे ही शी ट्राइड टू ब्रेक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ फर्स्ट एट द न्यू वर्क प्लेस। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया सबके सामने, और उसके बाद एक्सपेक्ट किया कि सारे लोग ऐसा करेंगे और ब्रेक द आइस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इडियम है टू गेट इनटू हॉट वाटर। और गर्म पानी में अगर कोई चल जाएगा तो क्या होगा, मुसीबत में फंस जाएगा ना यार, वो तो ट्रबल में फंस जाएगा, मुसीबत में फंस जाएगा। तो ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर कमिंग लेट टू वर्क एवरी डे। अब वो हर दिन लेट आता था ना, उसके कारण क्या होगा, वो ही विल गेट इनटू हॉट वाटर, वो फंसेगा, बुरा फंसेगा। वैसे ही वी गॉट इनटू हॉट वाटर आफ्टर हर sarcastic रिमार्क टू द टीचर। उसके sarcastic यानी कि उसके व्यंग से भरे हुए जो रिमार्क थे टीचर के बारे में, उसने जब ऐसा बोला तो वो भाई बाद में मुसीबत में फंस गया। ओके, नेक्स्ट इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। और नेल का मतलब होता है ये जो
काँटी होता है, इसे नेल बोलते हैं, उसे अगर आप एकदम सर पे मारोगे, एकदम एग्ज़ैक्ट जगह पे मारोगे तो क्या होगा? एकदम सही जगह, सटीक जगह वार करना, एकदम मेन मुद्दे पे वार करना, ओके? तो इससे बना है इडियम हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि बिल्कुल सही बात करना, एकदम मुद्दे की बात करना। डिस्क्राइब एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ कॉज़िंग द सिचुएशन और प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम कॉज़ कर रहा है, उसको अगर आप एड्रेस करो, मेन इश्यू को एड्रेस कर दो, तो वो होता है हिट द नेल ऑन द हेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी व्हेन शी सेड आवर टीम लैक्स कम्युनिकेशन, शी हिट द नेल ऑन द हेड। जब उसने ये जान लिया ना कि हमारे जो टीम है, हमारे टीम मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन की कमी है, बातचीत करने की कमी है, तो उसने एकदम मेन सही मुद्दे पे वार कर दिया, उस एकदम एग्ज़ैक्ट पॉइंट समझ गई। वैसे ही यू हिट द नेल ऑन द हेड बाय पॉइंटिंग आउट द रियल इश्यू इन द मीटिंग। जब मीटिंग में तुम एकदम असली मुद्दे के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तब तुमने एकदम हिट ऑन द नेल किया, तुमने मेन मुद्दे पर वार कर दिया। ओके? नेक्स्ट इडियम है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड का मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना कोई मतलब होना। ओके? इसका क्या मतलब है? ये ओरिजिन क्या है? देखो ये जो चचा है ना, ये चचा क्या करते थे, बच्चों को बहला-फुसला करके उनको उनसे प्यार से बोल-बोल के अपना ये जो एक्स है, उसको ग्राइंड करवा लेते थे। लेकिन उसको मतलब उसको घसवा लेते थे। ओके? और शार्प करवा लेते थे। क्योंकि अब इस उम्र में तो भाई इनसे होता नहीं था और थोड़े आलसी भी थे, थोड़े मतलबी भी थे। तो ये बच्चों के प्यार से बोल-बोल के कि भाई तुम्हारी तो बहुत बॉडी है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत मस्कुलर हो, करके बच्चों को फुसला के काम करवा लेते थे। और धीरे-धीरे गाँव में ऐसे हल्ला होने लगा कि अंकल तो बहुत ही अच्छे हैं, तो बच्चों को बहुत मानते हैं। तो कुछ लोग समझ गए थे भाई वो कोई अच्छे-वच्छे नहीं है, उनके पास एक एक्स है, एक कुल्हाड़ी है जिसको उनको ग्राइंड कराना होता है। यानी कि उनके पास एक मतलब है जिनको उनको पूरा करना होता है। तो वो होता है एक्स टू ग्राइंड। To have a personal often selfish reason for wanting or something for being involved in particular situation। मतलब कि अपना कोई स्वार्थ होना, ओके? हिडन एजेंडा, आपका छुपा हुआ कोई एजेंडा हो, वो होता है टू एन एक्स टू ग्राइंड। फॉर एग्जाम्पल, द जर्नलिस्ट्स आर्टिकल was biased because he had an axe to grind with the political party। जो जर्नलिस्ट है उसने जो आर्टिकल लिखा वो कंप्लीटली बायस्ड था, एक पक्ष ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका एफिलिएशन है, उसका कोई रिश्ता है, इसलिए वो अपने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लिख रहा था। वहीं when Priya praised the new policy, it was clear she had an axe to grind as a department benefited the most। जब प्रिया एक इस नई पॉलिसी की तारीफ कर रही थी ना, तो साफ समझ में आ रहा था कि उसका कोई ना कोई तो फायदा है, जिसके कारण वो ऐसा बोल रही है, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा था। ओके, चलो नेक्स्ट इडियम है स्मेल अ रैट। और इसका मतलब होता है जब हम लोग को अगर चूहे की स्मेल आती है, हम लोग किसी रूम में घुसे और चूहे की स्मेल आती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, भाई कहीं तो कुछ चूहा मरा है, कोई बहुत गंदी स्मेल आ रही है, ऐसा करते हैं ना। तो मतलब हम लोग को एक शक होता है, हम लोग को डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे कि सुनील शेट्टी को हो रहा होता है हेरा-फेरी में कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो वही होता है स्मेल अ रैट, कुछ गड़बड़ होने का आशंका करना है, समझना। टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग और डिसऑनेस्ट। फॉर एग्जांपल, आई स्मेल अ रैट, द डील लुक्स टू गुड टू बी ट्रू। मुझे ना शक हो रहा है कि ये डील इतना सही कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो पक्का गड़बड़ है। तो ये हो गया स्मेल अ रैट। व्हेन द अकाउंट्स डिड नॉट मैच, द मैनेजर स्मेल्ड अ रैट। तो अकाउंट्स में जब मैच नहीं किया ना, तो मैनेजर को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट इडियम है कॉल इट अ डे। और कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम को खत्म करना, दिन को समाप्त करना। ओके, मतलब आज के दिन की सारी काम कंप्लीट हुई, अब हम लोग अब लैपटॉप बंद करेंगे, काम को खत्म करेंगे, दैट्स इट, हो गया। जो काम खत्म करके दिन को समाप्त करना, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, होता है कॉल इट अ डे। जैसे कि आफ्टर 8 आवर्स ऑफ शूटिंग द डायरेक्टर डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। 8 घंटे शूटिंग करने के बाद डायरेक्टर ने फैसला लिया कि आज के लिए इतना बहुत है। वैसे ही वी हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, लेट्स कॉल इट अ डे। चलो भाई 90% प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो ही चुका है ना, चलो आज का काम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और खत्म करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गिफ्ट ऑफ गैब। और गैब का मतलब होता है बहुत ही अच्छे से बोलना। गैब का मतलब होता है बहुत ही एफिशिएंटली और दूसरों को कन्विंसिंग वे में बात करना, उसे बोलते हैं गैब। तो किसी के पास उसका तोहफा है, तो वो कैसा व्यक्ति होगा, उसके पास बहुत ही प्रभावशाली और धारा प्रवाह बोलने की कला होगी, वो होगी गिफ्ट ऑफ गैब। एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली इन अ वे दैट मेक्स पीपल वांट टू लिसन। ऐसे बात करना कि लोग सामने वाला खुश हो जाए आपकी बात को सुन करके, वो होता है गिफ्ट ऑफ गैब। ही हैज अ गिफ्ट ऑफ गैब एंड कैन कन्विंस एनीवन टू अग्री विथ हिम। उसके पास बोलने की बहुत ही कुशल कला है, जिसके कारण वो दूसरों को इजीली कन्विंस कर लेता है। वैसे ही विथ विथ अ गिफ्ट ऑफ गैब शी नेल्ड द इंटरव्यू। उसने उसने इंटरव्यू में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया, क्योंकि उसके पास बोलने की बहुत ही बेहतरीन कला है। ओके, नेक्स्ट इडियम है सी आई टू आई। और अगर आप किसी से आई टू आई मिलाते हैं, यानी कि आप उससे कन्विंस होते हैं, आप उससे एग्री करते हैं, आप उससे एक मत रखते हैं। क्योंकि अगर आँख नहीं मिलाओगे तो आप नज़र चुराओगे ना, क्योंकि अगर आप उससे एग्री नहीं हो रहे हो तो नज़र चुरा लोगे। लेकिन अगर आप सी कर रहे हो आई टू आई, यानी कि आप उससे पूरी तरह से सहमत हो, एग्री करते हो, राइट? चलो, एग्ज़ाम्पल, दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बजट इश्यू
आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन, घंटों डिस्कस करने के बाद वो लोग फाइनली अग्री हो गए एक पॉइंट पे। वैसे ही आई डिड नॉट सी आई टू आई विथ माय ब्रदर ऑन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। मैं अक्सर अपने भाई के साथ ना अग्री नहीं करती हूँ पॉलिटिकल व्यूज में। ओके, तो आई टू आई का मतलब ये मत समझना कि किसी के ऊपर नजर रखना या फिर किसी से गुस्सा होना। इसका मतलब होता है किसी से अग्री होना। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ईडियम है सिट ऑन द फेंस। और अगर आप फेंस पर बैठते हो, बाउंड्री पर बैठते हो, तो अपना राइट जा रहे हो ना लेफ्ट जा रहे हो, जान करके अपने डिसीजंस को अवॉइड कर रहे हो, या फिर आप दुविधा में हो कि ये पहले खाऊं कि ये पहले खाऊं, क्या गड़बड़ है। ओके, तो दुविधा में रहना या फिर अवॉइड मेकिंग ए डिसीजन, जान करके डिसीजन को अवॉइड कर रहे हो, या फिर चॉइस लेना नहीं चाह रहे हो दो ऑप्शंस के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर आप डिसीजन ले लोगे तो कोई ना कोई एक पार्टी तो उससे हर्ट हो जाएगा। Example, during the college election, everyone chose a side, but Rohan kept sitting on the fence, not supporting anyone openly. कॉलेज इलेक्शन के टाइम में सब कोई किसी ना किसी को वोट कर रहे थे, लेकिन रोहन ने ना किसी को वोट नहीं किया, वो किसी का साइड नहीं लिया, वो ही सेट ऑन द फेंस, वो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल रहने की कोशिश किया। वैसे ही when the family was arguing about the going to Manali or Goa for vacation, Priya just sat on the fence and said, "Okay, I'm okay with anything." मतलब कि जब फैमिली में आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि वो लोग मनाली जाए कि गोवा जाए, तो प्रिया एकदम न्यूट्रल रही और उसने बोला कि मैं किसी भी चीज़ में रेडी हूँ। ओके, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी तारीफ करना, अपनी बड़ाई करना, ब्रेक द आइस, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, माहौल को सहज बनाना, गेट इनटू हॉट वाटर यानी कि मुसीबत में फंस जाना, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब कि मेन मुद्दे पर वॉर करना, वैसे एन एक्स टू ग्राइंड अपने मतलब की कोई बात होना, स्मेल अ रैट कोई चीज़ की शंका होना, कोई डाउट होना, कॉल इट अ डे काम को खत्म कर देना, गिफ्ट ऑफ गैप बोलने की कुशल कला, सी आई टू आई अग्री विद समवन और समथिंग, और सिट ऑन द फेंस यानी कि आप जान करके डिसीजन को नहीं ले रहे हो, जान करके डिसीजन को अवॉइड कर रहे हो और न्यूट्रल रह रहे हो, तो वो होता है सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट इडियम है फ्लॉग या फिर बीट अ डेड हॉर्स, यानी कि एक मरे हुए घोड़े को अगर आप मारोगे तो क्या होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा, आपका ऊर्जा बर्बाद हो रहा हो, आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो रहा हो। किसी ऐसी चीज पर, किसी ऐसे विषय पर समय और ऊर्जा बर्बाद करना जो पहले से निष्फल है या फिर समाप्त हो चुका है, ऑलरेडी टू लेट हो चुका है भाई, अब उसको करके कोई फायदा नहीं है। वैसे ही एक वॉल को धक्का देने की कोशिश करना, ये बिल्कुल इट इज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स, उसको करके कोई भी फायदा नहीं होता है। ओके, तो ऐसी चीज या विषय पर समय बर्बाद करना। To continue pursuing a particular issue or the topic even though it is already been resolved, अभी भी उसका फैसला लिया जा चुका है और उसके ऊपर आप वापस डिस्कस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रो द मैच इज ओवर, स्टॉप ब्लेमिंग द अंपायर्स नाउ, यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। भाई मैच खत्म हो गया है, अब अंपायर को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है, अब मूव ऑन करो। वैसे ही कंप्लेनिंग अबाउट द ट्रैफिक इन बैंगलोर इज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनी टाइम सून। बैंगलोर में ट्रैफिक की कंप्लेन कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है भाई, नहीं बदलने वाला है वो। नेक्स्ट इडियम है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो ब्लेसिंग का मतलब तो होता है आशीर्वाद और डिसगाइज का मतलब होता है छुपा हुआ। तो छुपा हुआ आशीर्वाद को हम लोग ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलते हैं। इसको एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूँ जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। अच्छा देखो, इमेजिन करो तुम लोग मेरे क्लास में बैठे हुए हो और उसी दिन तुम लोग की शाम की ट्रेन है, तुम लोगों को घर भी जाना है। ओके, तो ऐसा अगर मैं क्लास को एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा देर ज्यादा पढ़ा दिया, तो क्या होगा? तुम लोग की ट्रेन ही मिस हो जाएगी या फिर बस मिस हो जाएगी और फिर तुम लोग मुझे बहुत गाली दोगे कि सर के कारण मेरा टाइम वेस्ट हो गया, सर ने मेरी ट्रेन छुड़वा दी, ऐसे-ऐसे करके। लेकिन इमेजिन करो अगले दिन अगर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और तुम लोगों को न्यूज़ में पता चला कि सेम ट्रेन से तो मैं जाने वाला था, तो तुम लोगों को क्या लगेगा? कि भाई सर तो मुझे बचा लिए, ये तो मतलब मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पे नहीं गया। तो ऐसे ही होता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ यानी कि छुपा हुआ आशीर्वाद। तो ऐसी चीज़ जो कि स्टार्टिंग में आपको लग रहा हो कि मेरे अगेंस्ट है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि आपके लिए वो तो बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है, उसके कारण आपके साथ कुछ अच्छा बेटर चीज़ हो गया। तो वो होता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एज इट पुश्ड हिम टू परस्यू हिज पैशन। मतलब कि उसे स्टार्टिंग में जॉब खो दिया ना, तो उस ब्लेसिंग इन डिसगाइज का उसका अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्टिंग में तो बुरा लग रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि भाई मैं अब अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ, अब मैं अपने पसंद का करियर को फॉलो कर सकता हूँ। तो ये होता है छुपा हुआ आशीर्वाद। वैसे ही द रेन ड्यूरिंग द पिकनिक seemed annoying but it was a blessing in disguise because it cooled the weather। तो रेन जो होता है ना, स्टार्टिंग में तो हमें अनॉय कर सकता है, हमें परेशान कर सकता है, लेकिन उससे जो वेदर कूल हो जाता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है फिर बाद में। नेक्स्ट इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर। और फिश अगर पानी से निकाल दो तो कैसे हो जाएगी? वो छटपटा जाएगी, असहज महसूस करेगी, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। जैसे कि ये व्यक्ति पार्टी में आके कैसा महसूस कर रहा है? बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है लोगों के बीच में, और ये भी अनकंफर्टेबल हो रहा है, राइट? तो समवन हु फील्स अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ द प्लेस इन अ सिचुएशन, वो होगा फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे कि एट हर न्यू स्कूल शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नए स्कूल में ऐसा होता है ना, नए बच्चे नए लोग के बीच में हम लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वैसे ही इन द फैंसी रेस्टोरेंट
ही लुक्ड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन कैजुअल क्लोथ्स। एक फैंसी रेस्टोरेंट में वो कैजुअल कपड़े पहन के चल गया है, ठीक है, तो कैसा दिखेगा, एकदम अजीब सा दिखेगा और उसे खुद को खराब लगेगा, राइट। वही एट द ड्रॉप ऑफ हैट या फिर डाइम, डाइम का मतलब होता है सिक्का या फिर कॉइन। तो अगर आप कोई चीज को इतने देर में कर लो कि जितने देर में आपका टोपी, आपकी जो हैट है वो आपके सर से निकल के गिर जाए और आप उसको उतने ही देर के अंदर में कोई काम कर लो। भाई टोपी गिरने में कितना ही टाइम लगता है, या फिर हाथ से सिक्का गिरने में कितना ही टाइम लगता है, तुरंत गिर जाता है वो तो, राइट। तो अगर कोई चीज एट द ड्रॉप ऑफ हैट या फिर डाइम हो रहा है, यानी कि तुरंत हो रहा है वो, बिना किसी हिचकिचाहट के या फिर तुरंत कोई काम को करना, तो होता है एट द ड्रॉप ऑफ हैट या फिर डाइम। तो इमीडिएटली डू समथिंग और विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डिले के या फिर रुकावट के कोई चीज को करना, वो होता है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। जैसे कि शी इज ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल एट द ड्रॉप ऑफ हैट, मतलब हमेशा ट्रैवल करने के तुरंत तैयार रहती है, भाई तुरंत में कहीं पे भी वो निकल सकती है। वैसे ही he will fight at the drop of the hat, so be careful what you say। मतलब वो लड़ने के लिए भाई तुरंत उतारू रहता है, तुरंत लड़ सकता है वो, तो उसके सामने कुछ बोलने से पहले ना सोच समझ लेना। ओके, तो होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। आप अपने हॉर्सेस को कब होल्ड करके रखोगे? अक्सर जो सैनिक रहते हैं वो लोग हॉर्सेस लेके जाते हैं लड़ने के लिए। अब उनको अपने हॉर्स को पकड़ के रखना है। क्यों? उनको जा नहीं सकते हैं। जब ऑर्डर आएगा उनके पास राजा का, तब वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि अपने चीज़ों को संभाल के रखना, थोड़ा देर वेट करना, आपको थोड़ा होल्ड ऑन करना, थोड़ा धैर्य बना कर रखना, जल्दीबाजी नहीं करना और वेट फॉर द मोमेंट, वेट अ मोमेंट और बी पेशेंट। सही पल का इंतजार करना या फिर सब्र के साथ किसी चीज़ का इंतजार करना, वो होता है टू होल्ड योर हॉर्सेस। जैसे कि होल्ड योर हॉर्सेस, वी आर नॉट लीविंग येट, मतलब थोड़ा इंतजार करो भाई, अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। वैसे ही आई नो यू आर एक्साइटेड बट होल्ड योर हॉर्सेस एंड लेट मी फिनिश एक्सप्लेनिंग दिस। मुझे पता है कि तुम लोग को थोड़ा जल्दी में हो, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सब्र करो, होल्ड योर हॉर्सेस करो, मुझे ये कंप्लीट कर लेने दो एक्सप्लेनेशन, उसके बाद छुट्टी होगी। ओके, तो ये होता है एग्जाम्स करने के लिए आप लोग को, एग्जाम क्लियर करने के लिए आप लोग को यू शुड ऑल होल्ड योर हॉर्सेस। थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, जल्दबाजी ना करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट इडियम है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। और कैट्स एंड डॉग्स रेन होता है मतलब कि बहुत ही भारी बारिश हो रही है, इतना मतलब कि बूंदे एकदम जानवर की तरह बड़े बड़े बन के गिर रहे हैं। ओके, ये होता है मूसलाधार बारिश होना या फिर बहुत ही भयंकर तरीके से बारिश होना, उसको बोलते हैं रेनिंग कैट एंड डॉग। नेक्स्ट इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि हर संभव प्रयास करना, हर यथा प्रयास करना, ठीक है, जितना हो सके उतना प्रयास करना। इसके पीछे की ओरिजिन क्या है ना, कि इस राजा को बोला गया था, एक पंडित ने बोल दिया कि आपको एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा, लेकिन एक ऐसा बड़ा मैदान है जिसमें बहुत सारे पत्थर है, बहुत सारे पत्थर है, तो उस पत्थर में से कोई एक पत्थर के नीचे आपको खजाना मिलेगा। ओके, तो ये बेचारा क्या करेगा, हर एक स्टोन को पलट पलट कर देख रहा है कि किसके नीचे है खजाना, किसके नीचे खजाना। तो आखिरकार उसको एक पत्थर के नीचे खजाना मिल ही जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने हर संभव प्रयास की, फिर जाके उसने उसे खजाना मिला। ओके, तो हर संभव कोशिश करना, डू एवरीथिंग दैट यू पॉसिबली कैन इन ऑर्डर टू अचीव अ रिजल्ट और फाइंड समथिंग। मतलब आपसे जितना हो सकता था आप उतना कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हिज प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी एग्जाम। तो उसे यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए उसने हर प्रयास की, हर संभव कोशिश की। वैसे ही द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड while investigating the missing child case। जो जब बच्चा खो गया था उसे खोजने के लिए पुलिस ने हर संभव प्रयास की। ओके, नेक्स्ट इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ बैग, यानी कि कैट अगर बैग से बाहर निकल जाए तो क्या होगा। देखो इडियम समझ लो क्या होगा। पहले यूरोप में ना पिग पिग के मीट जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बिकते थे, तो जो मीट सेलर है वो क्या करता था, चुपके से पिग वाले बैग में एक बिल्ली घुसा के दे देता था जान करके, सो दैट उसे उसे मुनाफा हो जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि बिल्ली सब सस्ती आती थी और भाई पिग महंगे आते थे। तो ये थोड़ा सा गोलमाल कर रहा था, ये थोड़ा सा करप्शन कर रहा था, मतलब थोड़े पैसे बचा रहा था। और अगर सपोज करो इस बीच में उसकी बिल्ली बाहर निकल जाए, तो सब कोई को क्या होगा, सब कोई को पता चल जाएगा कि ये तो भाई गोलमाल कर रहा है, ये तो थोड़ा सा मिलावट कर रहा है, तो इसका राज खुल जाएगा, अनजाने में इसका कोई भेद उजागर हो जाएगा। तो टू रिवील अ सीक्रेट ऑफन अनइंटेंशनली, अगर आप कोई सीक्रेट को रिवील कर दोगे तो यू विल लेट द कैट आउट ऑफ बैग। तो आयुषी लेट द कैट आउट ऑफ बैग ड्यूरिंग द लंच बाय मेंशनिंग द फेयरवेल पार्टी वी वर प्लानिंग सीक्रेटली फॉर सर। तो आयुषी ने क्या किया, वो गलती से ना अनइंटेंशनली सीक्रेट को उजागर कर दिया। जस्ट लाइक स्पिल द बीन्स और लेट द कैट आउट ऑफ बैग, ये एक ही जैसे हैं। ओके, तो गलती से कोई प्रोग्राम के बारे में बता देना। वैसे ही रवि एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ बैग एंड नाउ एवरीवन नोज अबाउट द एग्जाम पेपर लीक।
रवि ने ना एग्जाम पेपर लीक के बारे में सबको बता दिया और अब सबको को इस बारे में पता चल चुका है, तो उसने एक सीक्रेट को रिवील कर दिया। नेक्स्ट ईडियम है हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कोई ऐसा समस्या जो कि बहुत डिफिकल्ट हो या फिर ऐसा इंसान जो कि बहुत सख्त हो। जैसे जाकिर खान बोलते हैं ना, सख्त लौंडा, यानी कि डिफिकल्ट पर्सन, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन, या फिर बहुत ऐसा समस्या, ऐसा प्रॉब्लम जिसको करना बहुत मुश्किल हो, उसे बोलते हैं इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विथ, एक ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत डिफिकल्ट हो और एक पर्सन जिससे डील करना बहुत डिफिकल्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रैकिंग द एसएससी सीजीएल एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक बट विद डेडिकेशन इट इज पॉसिबल। ओके, तो डेडिकेशन के साथ ये पॉसिबल है, भले ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो। वैसे ही कन्विंसिंग माई फादर टू अलाउ अ सोलो ट्रिप टू दार्जिलिंग या वाराणसी वाज अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब कि मेरे पापा को ना दार्जिलिंग या बनारस जाने के लिए मुझे कन्विंस करना एक हार्ड नट टू क्रैक था, क्योंकि भाई वो मानते ही नहीं है किसी बात को। ओके, नेक्स्ट एरिया में अ रेड लेटर डे, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे जिसको आप कैलेंडर में लाल कलर से लिखते हो। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पी या मेमोरेबल डे उसे बोलते हैं रेड लेटर डे। जैसे कि द डे आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। जब मुझे पहली सैलरी मिली ना, तो वो मेरे लिए रेड लेटर डे था, बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। वैसे ही द वेडिंग डे वॉज ट्रूली अ रेड लेटर डे इन देयर लाइव्स। उनका जो शादी का दिन था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। ओके, एक क्विक रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लॉग डेड हॉर्स, मतलब कि व्यर्थ करना अपने एनर्जी को, फालतू चीज में अपने एनर्जी लगाना जिसको करके कोई फायदा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि छुपा हुआ आशीर्वाद जो कि स्टार्टिंग में आपको बुरा लग सकता है लेकिन बाद में आपके लिए अच्छा साबित होगा। और वही फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल फील करना, असहज महसूस करना। वैसे ही एट ड्रॉप ऑफ हैट या फिर डाइम, मतलब जितने देर में आपका हैट गिर जाए या फिर सिक्का गिर जाए, यानी कि तुरंत कोई चीज को कर लेना, इमीडिएटली करना। और वही होल्ड द हॉर्सेस का मतलब होता है सब्र करना, इंतजार करना, पेशेंट रहना। और वही इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेजी से बारिश होना। और वही लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर संभव प्रयास करना, हर पॉसिबल कोशिश करना। और वही लेट द कैट आउट ऑफ बैग का मतलब होता है कोई सीक्रेट को रिवील कर देना एक्सीडेंटली। वही हार्ड नट टू क्रैक, एक बहुत ही सख्त लौंडा टाइप का, एक कठिन इंसान जिसको कन्विंस करना मुश्किल हो, या फिर एक कठिन समस्या जिसको कर पाना बहुत मुश्किल हो। वही अ रेड लेटर डे इज अ इम्पॉर्टेंट डे, कोई एक महत्वपूर्ण दिन आपके लाइफ का। नेक्स्ट इडियम है एड फ्यूल टू फायर, यानी कि अगर आप आग में घी डालो तो उसे बोलते हैं एड फ्यूल टू फायर, यानी किसी को भड़काना, आग में घी डालना, उस सिचुएशन को और बुरा करना। काफी इजी है नहीं है? तो इंस्टेड ऑफ कामिंग द एंग्री क्राउड, हिज रूड कमेंट एडेड फ्यूल टू फायर। क्राउड को शांत तो नहीं कर पाया, बल्कि वो और उनको भड़का दिया और आग बबूला कर दिया। ओके, नेक्स्ट इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड का मतलब होता है जो छिटक जाता हो, और स्पिल्ड मिल्क यानी कि जो दूध छिटक गया उसके ऊपर रो के क्या फायदा भाई। तो अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हो। तो टू वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, जिस चीज को हम लोग बदल नहीं सकते हैं ना, उसके ऊपर रोना। इट इज समवट लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, जो कि बहुत ऑलरेडी हो चुका होता है। ओके, एग्जाम्पल, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, जस्ट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। मतलब कि जब दूध छिटक गया है तो उसके ऊपर रो के कोई फायदा नहीं है, बस अपने मिस्टेक को एहसास करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट इडियम है थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि ऊंचे और नीचे। थिक का मतलब होता है मोटा, जब आपका समय मोटा चल रहा होगा, आपके नोट की गड्डी मोटी हो रही हो, या फिर आपके नोट की गड्डी पतली हो रही हो, यानी कि आपके पास बहुत कम पैसे हो। तो अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी अगर कोई आपका साथ दे दे तो वो होता है ही इज बीइंग विथ यू थ्रू थिक एंड थिन। तो अगर हर परिस्थिति में अच्छे या फिर बुरे समय में होना, तो इन बोथ गुड टाइम्स एंड द बैड टाइम्स ऑलवेज लॉयल, हमेशा लॉयल रहे और सपोर्टिव रहे। तो आपके ऐसे जो पार्टनर्स होंगे वो आपको थ्रू थिक एंड थिन हेल्प कर रहे होंगे। जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड हैज स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे साथ हमेशा अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी मेरा साथ दिया। वैसे ही रियल रिलेशनशिप्स लास्ट थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि एक जो अच्छा रिश्ता होता है ना, असली रिश्ता होता है, वो हर समय को पार कर लेता है। नेक्स्ट इडियम है एंड इन स्मोक, यानी कि नाकाम हो जाना, विफल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, हमारा 2023 का वर्ल्ड कप कैंपेन वो कैसा था, हमारा दिल तोड़ के चला गया। मतलब इतना एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन के बाद में भी वो हमें हर्ट करके चला गया, क्योंकि वो कैंपेन ही विफल हो गया। लास्ट में एक फाइनल हारने के कारण वो वेस्ट हो गया, और उसके कारण खड़ा हूं आज भी वही, ये गाना हम लोग सुने बहुत दिन तक, जब तक कि 2024 का वर्ल्ड कप ना जीत गए हम लोग। ओके, तो एंड इन स्मोक, यानी कि धुएं में अगर आप मिल जाओ तो धुएं में चले जाओ और बर्बाद हो जाओगे ना, तभी कोई चीज वेस्ट हो जाएगा, धुएं में मिल जाएगा जाके, ठीक है, जल के खत्म हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, विफल हो जाएगा, उसको बोलते हैं एंड इन स्मोक। टू फेल और कम टू नथिंग आफ्टर अ लॉट्स ऑफ एफर्ट, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी अगर कोई चीज विफल हो जाए तो उसे बोलते हैं एंड इन स्मोक। जैसे कि ऑल हिज बिग बिजनेस
प्लान्स एंडेड इन स्मोक, उसके बड़े-बड़े बिज़नेस के जो प्लान थे वो एंड इन स्मोक हो गया, व्यर्थ हो गया। वैसे ही होप्स ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड एंडेड इन स्मोक ड्यू टू लैक ऑफ फंड। तो उसके बाहर जाके पढ़ने का सपना क्या हो गया? एंड इन स्मोक हो गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट है ऑल एट सी या फिर फील एट सी। अगर आप समुद्र में महसूस कर रहे हो तो आप कैसे, समुद्र में क्या हो जाता है, बहुत ही अगर सपोज करो स्टॉर्म आता है या फिर कोई ऐसी कंडीशंस आते हैं तो आप उससे घिर जाते हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है, आपको कोई बचाने वाला नहीं होता है, आपको जो करना होता है खुद करना होता है। तो पूरी तरह से उलझन में होना या फिर असमंजस में होना, आप बहुत ज्यादा दुविधा में हो, कंफ्यूज हो, तो उसे बोलते हैं टू बी एट सी। टू फील कंफ्यूज एंड नॉट श्योर व्हाट टू डू, भाई अब आगे क्या करें, कोई बचाने नहीं आने वाला है, तो वो होता है ऑल एट सी। तो आई वॉज ऑल एट सी एट माई फर्स्ट फ्रेंच क्लास, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड। मतलब मेरे पहले फ्रेंच क्लास में मैं एकदम ऑल एट सी था, मुझे एक शब्द नहीं समझ में आ रहा था। वैसे ही आफ्टर द सडन ट्रांसफर टू अ न्यू सिटी ही फेल्ट कंप्लीटली एट सी एंड डिड नॉट नो एनीवन। क्यों? कि उसके ट्रांसफर के बाद वो कैसा महसूस कर रही थी? सी में, यानी कि वो ऐसा लग रहा था वो समुद्र में फंस गई है, उसको कोई समझ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता था। नेक्स्ट इडियम है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मतलब जितना तुम चबा नहीं सकते हो ना, उतना बड़ा बाइट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो होता है अपने सामर्थ्य से, अपने कैपेबिलिटी या फिर औकात से ज्यादा काम ले लेना, वो होता है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। यू टेक ऑन अ टास्क दैट इज टू बिग फॉर यू टू हैंडल। आप हैंडल कर ही नहीं सकते हो वो, उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ही बिट ऑफ मोर देन वन कैन ही बिट ऑफ मोर देन ही कैन चूज बाय एक्सेप्टिंग 2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द एग्जाम। अपने एग्जाम के समय वो 2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठा लिया, भाई वो औकात से ज्यादा कर लिया, ठीक है। वैसे ही शी अग्रीड टू प्लान द वेडिंग अलोन एंड सून रियलाइज शी हैड बिटन ऑफ मोर देन शी कैन चूज। मतलब उसने फैसला लिया था कि मैं वेडिंग को अपने से प्लान करूंगी, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि यार औकात से ज्यादा काम हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम ले लिया, ठीक है। एक तो इसके लिए हिंदी इडियम्स क्या हो गया, मतलब कि इतना चादर नहीं है उससे ज्यादा पैर पसारना, ठीक है, चादर से ज्यादा पैर पसारना बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। नेक्स्ट ईडियम है बाइट द बुलेट, यानी कि बुलेट को चबाना। तो बुलेट को चबाना और उसका मतलब होता है कठोर निर्णय लेना, मजबूरी में स्वीकार करना। इसका क्या रिश्ता हो गया? देखो इसका ओरिजिन जान लो सिर्फ आप। पहले के समय में, वर्ल्ड वॉर्स के समय में क्या होते थे ना, कि सोल्जर्स को जब चोट लगती थी, गोली लगती थी या फिर कोई इंजरी होती थी, तो उनका जब ऑपरेट किया जाता था उनको, तो उस उनको ना दर्द बहुत बर्दाश्त करना पड़ता था। उनके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है ना, उनके समय में एनेस्थीसिया भी नहीं था, तो उनको बहुत ज्यादा दर्द होता था ऑपरेशन के टाइम में, सर्जरी के टाइम में। तो उनको ना डॉक्टर्स खाली एक बुलेट दे देते थे कि आप इसको मुंह में रख लो, और अगर आपको दर्द हो तो आपको उससे जोर से चिल्ला दबा देना। तो ये लोग बेचारे, और कोई ऑप्शन तो था नहीं, मजबूरी में इसी को स्वीकार करते थे कि ठीक है भाई, बुलेट ही चबा के अपना दर्द को बर्दाश्त कर लेंगे। ओके, तो ये कठोर निर्णय लेना बिना मर्जी के कोई करना, जैसे कि इसकी शादी कराई जा रही है जबरदस्ती, तो शी हैज टू बाइट द बुलेट, मतलब उसको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो एंड्योर अ पेनफुल और अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट इज अनअवॉइडेबल। मतलब ऐसा सिचुएशन कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन अब आपको उसको करना ही पड़ेगा, भले आपका मन ना हो, फिर भी उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो आप। ओके, ही हैड टू बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द जॉब ऑफर इवन दो इट मेंट मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी। मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे जॉब ऑफर को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे दूसरे सिटी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो डिस्पाइट द चैलेंजेस शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड स्टार्ट हर ओन बिजनेस। मतलब कि बहुत चैलेंज है, फिर भी उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपना एक नया बिजनेस को स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। और क्लाउड नाइन का मतलब होता है ना, सातवें आसमान पर होना और बहुत ही ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली खुश होना। देखो 9 ही क्यों, क्लाउड 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं? क्योंकि ये जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है ना, ये क्लाउड के प्रजातियों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा क्लाउड होता है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है। तो अगर आप क्लाउड 9 पे हो, क्लाउड नंबर 9 पे हो, यानी कि आप बहुत एक्सेसिवली खुश हो। ये सारे हर एक क्लाउड का अपना अपना नंबर होता है। ओके, तो ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट तय करते हैं, और उसमें जो 9वां नंबर का जो क्लाउड है वो सबसे ऊंचा और सबसे घना होता है, तो इसलिए क्लाउड 9। तो मतलब सातवें आसमान पर होना और एक्सट्रीमली खुश महसूस करना। व्हेन शी गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब ही वाज ऑन क्लाउड 9। वैसे ही शी वाज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द डांस कॉम्पिटिशन, बहुत ज्यादा खुश होना। ओके, चलो नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन। मतलब कि हमारे साथ रहने वाला ऐसा दोस्त जो कि हमारा दोस्त बन के तो रहता है, लेकिन वो पीछे ही पीछे हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है, वो सीक्रेटली एक एनिमी का काम कर रहा होता है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंड बट इज सीक्रेटली हमारा एनिमी है, वो होता है स्नेक इन द ग्रास। टू बी केयरफुल ऑफ राहुल, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। राहुल से बच के रहना, क्योंकि वो एक स्नेक इन द ग्रास है, छुपा हुआ दुश्मन है आपका। वैसे ही एवरीथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ द स्नेक इन द ग्रास इन आवर टीम। हर चीज गड़बड़ क्यों हो गया? क्योंकि हमारा टीम में एक
सांप छुपा हुआ था। तो ऐसा दोस्त जो आपका सांप बन के रहता है ना, तो उसको मेंशन जरूर करना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इडियम है मिस द बोट या फिर बस। अगर आप अपने नाव या फिर बस मिस कर दोगे तो क्या हो जाओगे, अवसर खो दोगे ना, आखिरी मौका खो दोगे, कोई अपॉर्चुनिटी को खो दोगे, बस तो चली गई। ओके, तो आई फॉरगॉट टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम एंड मिस द बस। मैं ना एग्जाम के लिए रजिस्टर करना ही भूल गया था, उसके कारण मैं एक मौका खो दिया। वैसे ही इफ यू डोंट अप्लाई नाउ यू विल मिस द बस। अगर तुम अभी अप्लाई नहीं करोगे तो तुम बस खो दोगे, यानी कि एक मौका खो दोगे, अपॉर्चुनिटी खो दोगे। चलो रिवीजन करते हैं। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, भड़काना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो की चीज हो चुका है उसके ऊपर रोना। और वही थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि हर परिस्थिति में साथ देना। एंड इन स्मोक, यानी कि व्यर्थ हो जाना, बहुत ज्यादा एफर्ट लास्ट में व्यर्थ हो जाए, खड़ा हूं आज भी वही। वही ऑल एट सी, यानी कि बहुत दुविधा में महसूस करना, बहुत ही कंफ्यूज, यानी कि फंस जाना। और वही बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब जितना आप चबा नहीं सकते हो उससे ज्यादा कोई चीज ले लेना, तो उससे बोलते हैं औकात से ज्यादा काम कर लेना। और वही बाइट द बुलेट, यानी कि दर्द को बर्दाश्त करना, कोई ऐसे अप्रिय स्थिति को बर्दाश्त करना क्योंकि आप जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। वही ऑन क्लाउड नाइन, बहुत ज्यादा खुश होना। स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन, आपका दोस्त के रूप में दुश्मन। वैसे मिस द बोट, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। ओके, नेक्स्ट ईडियम है टर्न द डेफ ईयर। अगर आप किसी की तरफ अपना डेफ ईयर, ऐसा कान को प्रस्तुत कर देते हो जिसको आप सुन नहीं सकते हो, यानी कि आप उसको जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हो। ओके, अनसुना कर देना या फिर ध्यान न देना, तो इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन टू समवन। जैसे कि शी टर्न द डेफ ईयर टू हर फ्रेंड्स वार्निंग अबाउट द टॉक्सिक बॉयफ्रेंड। उसके फ्रेंड्स ने बहुत बार बोला था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड टॉक्सिक है, लेकिन जान करके उनको इग्नोर कर देती थी। वैसे ही द मैनेजर टर्न द डेफ ईयर टू द वर्कर्स कंप्लेन। मैनेजर को बार बार कंप्लेन दे रहे थे वर्कर्स, लेकिन वो उनको अनसुना कर रहा था। ओके, नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि लाइंस में जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, उतना सिर्फ ऊपर ऊपर से उसको नहीं पढ़ना, बल्कि उसके छुपे हुए मीनिंग्स को पढ़ना, उसके अंदर दिए हुए हिडन मीनिंग को पढ़ना। ठीक है, उसे ध्यान से पढ़ना, उसके इनर मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, तो छुपे हुआ अर्थ को समझना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रेड बिटवीन द लाइंस ऑफ द मैसेज आई कुड सेंस ही वाज अपसेट। यानी कि जब मैंने ध्यान से उसके मैसेज को पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि भाई वो तो अपसेट है। वैसे ही यू विल नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस टू नो व्हाई व्हाट शी ट्रूली मेंट। तुम्हें उसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उसके लेटर को, तब जाके तुम समझ में पाओगे कि उसका क्या मतलब था। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, रिवोल्यूशनरीज वगैरह जो थे ना, फ्रीडम फाइटर्स लोग, उन लोग लेटर एक दूसरे को लिखते थे, लेकिन डायरेक्टली अपना कोड को नहीं लिख के बताते थे। उन लोग इनडायरेक्टली कोई कोड लैंग्वेज उसमें लिख के कोई एक सीक्रेट मैसेज भेज दिया करते थे, तो उसको दूसरा तभी समझ पाएगा जो कि अगर उसको ध्यान से पढ़ेगा और उसके हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करेगा। तो वो होता है रीड बिटवीन द लाइंस का ओरिजिन। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक, यानी कि केक का टुकड़ा। वो कैसा होता है, खाने के लिए कैसा होता है केक का टुकड़ा, बहुत ही आसान और बहुत ही यम्मी होता है, बहुत इजीली हम लोग उसको खा लेते हैं चाहे कितना भी पेट भरा हो। तो वैसा ही कोई ऐसा काम जो कि बहुत आसान हो, समथिंग वेरी इजी टू डू। जैसे कि फॉर द मैथ्स टॉपर, फॉर अ मैथ्स टॉपर लाइक हर सॉल्विंग दोस इक्वेशंस वाज अ पीस ऑफ केक, यानी बहुत बाएं हाथ का खेल, बहुत इजी सा काम। वैसे ही द टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, आई फिनिश्ड इट इन 20 मिनट्स। जो टेस्ट था वो एकदम पीस ऑफ केक था, बहुत इजी था, 20 मिनट में मैंने उसे खत्म कर दिया। ओके, और नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि रुक रुक करके कोई काम करना। जैसे इसकी गाड़ी चल रही है, रुक रुक कर चल रही है, इरेगुलरली चल रही है, रेगुलर नहीं चल के इरेगुलर, अनियमित रूप से रुक रुक कर चल रही है, कंसिस्टेंट नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है, तो उसे बोलते हैं टू डू समथिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट। हिज प्रिपरेशन फॉर एसएससी वेंट ऑन फिट्स एंड स्टार्ट। उसकी जो तैयारी थी वो कैसी चल रही थी, रुक रुक की चल रही थी, इसी कारण उसका सिलेक्शन भी रुक रुक के 5 साल में होगा। वैसे ही द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द विलेज वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट्स ड्यूरिंग समर्स। जो बिजली की सप्लाई है गांव में कैसे हो रही होती है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि रुक रुक के हो रही होती है। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, और लीप्स का मतलब होता है लंबी लंबी छलांगे, बाउंड्स का भी मतलब वही हो गया। तो जैसे कि ये है, लंबी लंबी छलांगे मारा, ये मारियो है ना, एक लंबी छलांग मारा, देखो कितनी लंबी छलांग मारा। ओके, तो हो गया टू डू समथिंग वेरी क्विकली और ग्रेटली, कोई चीज को बहुत जल्दी जल्दी कर लेना और बहुत अच्छे से कर लेना, उसे बोलते हैं टू डू समथिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लंबी छलांगों से। जैसे कि हर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अगर आप लोग मेरा वीडियो का कंटिन्यू देखोगे तो आपका जो इंग्लिश स्किल्स भी है ना, वो ऐसे ही जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, काफी फटाफट अच्छे से हो जाएगा। ओके, द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स दिस ईयर। जो कंपनी है बहुत फटाफट ग्रो कर रहा है इस साल। नेक्स्ट इडियम है कॉक एंड द बुल स्टोरी, यानी कि एक कॉक मुर्गे और बुल की लड़ाई हो सकती है क्या। तो अगर आपको कोई ऐसा कहानी सुनाए जिसमें कि मुर्गा जीत जा रहा है बुल से,
तो वो कैसी कहानी होंगी? झूठी और मनगढ़ंत कहानी होगी, है ना? एकदम नकली झूठ-झूठ बात बोलना। तो अ, मेड अप यानी कि बनाया हुआ कहानी, अनबिलीवेबल जिसको आप विश्वास ना कर सकें। जैसे अक्षय कुमार कहानी सुनाता है ना कि 25 दिन में पैसे डबल, तो ये कैसे कहानी सुना होता है? वो झूठी कहानी सुना रहा होता है, अनबिलीवेबल कहानी सुना रहा होता है। ही गेव मी सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट व्हाई ही वाज़ लेट। उसने ना मुझे अपने लेट आने का एक्सक्यूज़ में एक झूठी कहानी सुनाई। वैसे ही डोंट बिलीव हिज कॉक एंड द बुल स्टोरी अबाउट एलियन स्टीलिंग हिज होमवर्क। मतलब उसके बात पे विश्वास मत करो भाई, वो तो बोलता है, झूठी कहानी बोलता है कि एलियन ने मेरा होमवर्क चुरा लिया। ओके, नेक्स्ट है टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि किसी को आप इग्नोर कर दो, आप उसको बेरुखी से उसके साथ पेश आओ या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर दो, तो उसे बोलते हैं कोल्ड शोल्डर। मतलब कि आप उसके वार्म शोल्डर यानी कि गर्म नर्म शोल्डर नहीं दोगे अपना, कि आराम करने के लिए नहीं दोगे आप उसको, बल्कि कोल्ड शोल्डर यानी ठंडा शोल्डर, कि भाई तुम हटो यहाँ से, हट जाओ, दूर हो जाओ मेरे से। टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट देम इन एन अनफ्रेंडली वे, किसी से आप इंटेंशनली किसी को इग्नोर करोगे और अनफ्रेंडली वे में अगर आप उसको ट्रीट करोगे, तो वो होता है गिव समवन कोल्ड शोल्डर। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट शी स्टार्टेड गिविंग हिम द कोल्ड शोल्डर एट वर्क। जब उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ तो वो क्या करने लगी, वो उसको इग्नोर करने लगी। वैसे ही शी वाज व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट द मनी ही ओड मी, ही गिव मी अ कोल्ड शोल्डर। जब मैंने अपने ही पैसे उससे मांगे ना, तो वो मुझे नजरअंदाज करने लग गया, मुझे इग्नोर करने लग गया। नेक्स्ट ईडियम है इन अ नटसेल। नटसेल का मतलब होता है कोई चीज को संक्षेप में कर देना, छोटा सा सारांश में हटा देना, एकदम हल्के से में हटा देना। तो ये जो स्कॉलर थे ना, इनका कहना था कि इलियड, वो होमर की जो इलियड है, वो उसको ना एक हम लोग नट के शेल में भी हटा सकते हैं, यानी कि एक अखरोट के एक छोटे से हिस्से में भी हटा सकते हैं। यानी कि इतना छोटा बना सकते हो, उसे छोटा कर सकते हैं। तो भाई ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी ये बोलता था कि हम लोग, वो इतना छोटा है, इतना ब्रीफ है, इतना हल्का सा है कि उसको हम लोग संक्षिप्त में बना करके एक नट के शेल में भी हटा सकते हैं। तो इन अ फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, या फिर ब्रीफली, या फिर सिंपली। ओके, तो इसी से ओरिजिन हुआ इन अ नटसेल का, यानी कि कोई चीज को आप फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स में, कम से कम वर्ड में, या फिर ब्रीफली या फिर सिंपली बता दो, तो होता है टू डू समथिंग इन अ नटसेल, छोटे से रूप में हटा देना। जैसे कि द टीचर एक्सप्लेन द इंटायर चैप्टर इन अ नटसेल बिफोर द एग्जाम। तो टीचर क्या कर रहा होता है कि एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर को नटसेल में बता देता है, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ एग्जाम के पहले पूरे जितने भी इडियम्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं नटसेल में बता रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट इडियम है इन द सेम बोट, यानी कि एक ही स्थिति में होना, एक जैसी स्थिति में, परिस्थिति में होना, एक ही जैसी परेशानी में होना। अगर दो लोग एक ही बोट में होंगे तो क्या होंगे? अगर तैरेंगे भी साथ में, डूबेंगे साथ में, यानी कि सेम सिचुएशन में होंगे। ओके, ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी ऑल वेर इन द सेम बोट स्टक एट द होम एंड वर्किंग ऑनलाइन। लॉकडाउन के समय में क्या था, हम लोग सब अपने अपने घर में फंस गए थे, वहां पे घर में फंस के ऑनलाइन वर्क कर रहे थे। वैसे ही डोंट वरी अबाउट फॉलिंग वंस, मेनी सक्सेसफुल पीपल वेल वंस इन सेम बोट। तो मतलब कि कभी भी हारने से डरना नहीं है, क्योंकि हर सक्सेसफुल पर्सन एक ना एक दिन इस सिचुएशन में रहता है। ओके, तो पुट योर सेल्फ टुगेदर, यानी कि अगर आप बिखर रहे हो, टूट के बिखर रहे हो, और आप अपने आप को संभाल रहे हो, तो वो बोलता है टू पुल योर सेल्फ, अपने आप को वापस खींचो और अपना इकट्ठा करो। तो अपने भावनाओं पर काबू पाओ या फिर खुद को संभालना, उसे बोलते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर। जैसे कि मजनू भाई कर रहे होते हैं ना, उदय भाई कर रहे होते हैं ना, कंट्रोल मजनू। तो बस वही सिचुएशन, टू पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब अपनी भावनाओं पर काबू पाना या फिर खुद को संभालना। काम डाउन एंड कंट्रोल योर इमोशंस स्पेशली ड्यूरिंग अपसेट, बीइंग अपसेट और एंग्री। जब आप अपसेट हो या फिर आप एंग्री हो खुद से या फिर किसी और से, और उस समय में आप अपने आप को रिकलेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को संभाल रहे हो, तो वो होता है तो पुल योरसेल्फ टुगेदर का सिचुएशन। तो आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज शी टुक अ मोमेंट टू क्राई एंड देन पुल हरसेल्फ टुगेदर। मतलब जब उससे बैड न्यूज मिला ना, तो उसने क्या किया, वो एक बार तो थोड़ी देर के लिए रो ली, लेकिन बाद में अपने आप को संभाल ली। वैसे ही यू नीड टू पुल योरसेल्फ टुगेदर एंड फोकस इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। मतलब कि तुम्हें अगर एग्जाम को क्लियर करना है, तो तुम्हें अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। ओके, तो ईडियम्स के फटाफट रिवीजन करते हैं। टू टर्न द डेफ ईयर, मतलब किसी को इग्नोर करना, और वही रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि छुपे हुए मीनिंग को पढ़ना, उसके अंदर मीनिंग को समझना, और वही पीस ऑफ केक, यानी कि कोई चीज बहुत आसान। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब रुक रुक के। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत तेजी से कोई चीज करना। कॉक एंड द बुल स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी। और गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, यानी कि किसी को इग्नोर करना। इन अ नटसेल का मतलब होता है कि ब्रीफली कोई चीज को समरी बताना, शॉर्ट में कोई चीज बताना। और वही इन द सेम बोट, यानी कि एक ही सिचुएशन में। और पुल योरसेल्फ टुगेदर, मतलब कि अपने आप को संभालना और कोई काम को रीस्टार्ट करना। ओके गाइज, ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट 50 इडियम्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, और अगर आपको ये थोड़ी काम की लगी हो, तो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो कि अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। उनको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, और उनको बहुत ही काम आएगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।